जी नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी साबिक नेवल चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कमेटी, इनका आपने इंटरव्यू सुना। और इस इंटरव्यू में ये वो कह रहे हैं कि जो अपील की गई है कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, उस हवाले से इन्होंने ख़त लिखा। उसमें कई नेवल चीफ्स और आर्मी चीफ्स भी शामिल हैं, बहुत बड़ी तादाद फ़ौजी अफसरान की है। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि इसके सामने बंद बांधा जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा इन्होंने अपने दस्तखतों के साथ। कई सिफारतकारों के इसमें साइन शामिल हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई जवाब नहीं आया। और ये सब जिस तरीके से एक तरफ मामला वो बढ़ रहा है और एक जो संजीदा तबका है भारत का, जिसमें फ़ौजी भी शामिल है जिनकी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। इसके ऊपर भी कोई जवाब इनको नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि सब कुछ तय हो चुका है। का शुरू का हिस्सा है, आगे इंतहाई खौफनाक बातें। इसमें 4 नेवल चीफ हैं जिन्होंने खत लिखा है, इसमें 2 एयर चीफ हैं जिन्होंने खत लिखा है। इसमें कोई तकरीबन 70 के करीब एम्बेसडर्स हैं, सफारतकार। इसके अंदर कोई 55 के करीब फेडरल सेक्रेटरीज हैं। ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने कहा है, देखिए बात सुने, आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि 1% मुसलमान है फौज के अंदर, को 15 से 19% सिख हैं और 80 से 85% हिंदू है। आप ये सारे के सारे लोग जो थे, जिनको आप इंडिया की एक मदरलैंड की वजह से जाके खिलाते थे, इनके अंदर एक सीरियस किस्म की डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो रही है। और अगर आपने एक दफ़ा लड़ाई शुरू करवा दी, और कहते हैं हर दीवार के अंदर जिस सतह का ओथ लिया गया है और जिस तरह की गुफ्तगू शुरू हुई है, जिस तरह का सब कुछ हुआ है, जेनोसाइड का कत्ल, उसके बारे में एक रिपोर्ट उसके अंदर कहता है ये है कि इसकी इंडियन आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनको परसुएड किया जा रहा है कि तुम निकलो। और ये परसुएशन जो है वो अंडर हैंड की जा रही है, और उसके अंदर आर्मी चीफ को भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। और ये कहता है बहुत खतरनाक बात है। सबसे अहम तरीन बात जो कहता है कि इस सारे मामले के अंदर खामोशी बहुत शदीद किस्म की, और खामोशी की वजह यह है कि वो इलेक्शन से पहले इस मामले को मजीद तेज करना चाहते हैं। और वो कहता यह है कि इंडिया पहली दफा इस मकाम पर है कि जिससे उसके दोनों बॉर्डर महफूज नहीं है। यानी उसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर भी महफूज नहीं है, बल्कि ईस्टर्न बॉर्डर भी महफूज नहीं है, और वेस्टर्न बॉर्डर तो ऑलरेडी महफूज नहीं। ये उस्मान साहब इतनी बड़ी बात है, ये मेरा ख्याल है दुनिया की किसी फौज की तारीख के अंदर इतने कंसर्न के साथ लेटर्स नहीं लिखे। और ये आप देख लें, हमारे यहाँ आप देखें, मीडिया देखें, कितनी खामोशी है इसके ऊपर, अभी तक खामोशी चली आ रही है। और अगर कोई मतलब ये है कि बात करेगा तो कहेंगे जी ये तो नहीं, इसके ऊपर तो कंसर्न शो किया इमरान खान साहब ने, ये तो अभी की बात बयान दिया। ये इस ओथ के हवाले से, ओथ के हवाले से ये बताता है। अच्छा, अब मैं अर्ज करूं, आज से तकरीबन 11 साल पहले जिस वक्त अमेरिकन प्लान कर रहे थे, और उस वक्त एक सूरत हाल ये थी कि इंडिया में ये कंसर्न पैदा हो गया था कि अमेरिका में छोड़ के जा रहा है, और किसी और तरफ प्लान करो, फिर अमेरिका के साथ उनकी यारियां दोस्तियां। और ये क्रिश्चियन मैनन होता था यहाँ पर, मिस्टर मैनन, वो जो शिवशंकर मैनन, बाद में सेक्रेटरी खारजा भी रहा, यहाँ का एम्बेसडर होता था। उसने बकायदा एक आर्टिकल लिखा था, और उसके साथ और लोगों ने 2-3 लोगों ने आर्टिकल लिखा। उसने कहा था इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी के आने के बाद सूरत हाल ये हुई है कि इंडिया के अंदर अब किसी भी तौर पर भी एक ऐसा मुल्क बनने की पूरी आवश्यकता कहते हैं वो हो गई है कि जिससे शाम होता है। कहते हैं इंडिया जो है घर लड़ाई जो है वो बिल्टअप होगी। फौज के अंदर तो चलो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन जो सिखों का मामला शुरू हो चुका हुआ है, 19% फौज में बहुत बड़ी तादाद होती है। 19% का मतलब यह है कि आप हैं तो पंजाब में, ठीक है, इतना सब आपका सूबा है। उन्होंने अभी जो नक्शा शाया किया है उसमें 3 सूबे शामिल किए, हरियाणा भी शामिल किया है और हिमाचल प्रदेश भी शामिल किया उसके अंदर। उसने कहा ये पंजाब का हिस्सा थे, ये आप किसके रहते। तो 19% सिख जो हैं, इतनी बड़ी तादाद है, क्योंकि ये सिख जो हैं, ये जिस इलाके के अंदर आके एक दफा उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो फिर तो आप कहाँ जाएंगे और कहाँ निकल सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप किस घर पे जाके अटैक करेंगे, किस जगह। जो स्ट्रीट फाइट होती है ना, ये फौज का काम नहीं होती। फौज जाती है कवर के अंदर, मतलब आप बहुत ज़्यादा फायर करते हैं ताकि आगे से कोई फायर ना आए, नीचे से फौज मूव करती होती है। जब आप बिल्टअप एरिया में जाते हैं तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। सही बात। ये घर हिंदू का है, ये घर मुसलमान का, और ये घर सिख का, और ये घर ईसाई का, और ऐसे जुड़े हुए होते हैं आपस में कि अगर आपको हो सकता है निशाना इससे मारना चाहिए तो इस वक्त इतना कंसर्न है। ये आखिर में तकरीबन आंसू आ गए थे इस बंदे के। ये बंदा जो है उनका बहुत बड़ा
लेवल का बंदा एडमिरल अरुण प्रकाश, ये उसका खुद से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ रहा है। उसने कहा है कि ये इंडिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। उसने कहा है कि आप, इसका मतलब यह है कि इंडिया के जो मुख्तलिफ किस्म के सिख थे या जो मुसलमान थे, जो कि उनको जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको आपने मेडल दिए हैं, वो मेडल भी खुर्ज दो। वो जो वहाँ लगे हुए हैं उसके उनका जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर जो है, उसके अंदर से उन लोगों के नाम वाम सारे कुछ जो है वो जाहिर बात है काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ। इंडिया मैं समझता हूँ कि उस मकाम पर आ चुका हुआ है जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम होती, ममलूक का लफ्ज़, कि उनके बादशाह, बहुत सारे बादशाह उनके हो जाएंगे कि जिस पे आप फिर आखिर में छोटे छोटे टुकड़े और उनके हुक्मरान। 563 रियासतें थी जिस वक्त इंडिया जो है वो अंग्रेज आया यहाँ पर, 563, और उन 563 रियासतों के अंदर कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी। इंडिया के अंदर हिंदू जो है सिर्फ 250 साल के लिए बरसे इख्तियार रहा है, गुप्ताज एंड मौर्य। उसके अलावा छोटी छोटी ये फलाना का राजा और सारे राजा एक दूसरे लड़ते रहते थे। एक के पीछे काली देवी होती थी तो दूसरे के पीछे अपना कोई और देवता होता था। तो ये सारे के सारे जो थे, ये एक उसका नुमाइंदा था, एक उसका। अब बंगाल वाले जो थे, और हर एक का देवता अलग अलग है। आप खुद सोचें कि जिस जगह बनारस बना है इस वक्त, ये बनारस क्यों बना? लड़ाई की उसने अपना ब्रह्मा से, शिव ने, और उसका सर काट 10 सरों में 5 सरों में से एक सर काट के ले आया और उसको लटका के पूरे इलाके में घुमाना शुरू किया। और बनारस में आकर गायब हो गया, वहाँ से उसने बनारस कर दिया कि ये जगह बड़ी पाक पवित्र। ये अफसानों के साथ ये पूरे का पूरा जो है मुल्क जो है बिल्टअप होता रहा है। मैथोलॉजीज वाला कंट्री, जैसे ग्रीक मैथोलॉजी होती थी, ऐसे मामले के अंदर इतना खौफनाक सिनेरियो बनता जा रहा है इंडिया के अंदर कि वो इसमें हाँ, एक जगह और भी कहता है, उसने कहा तुम्हारा मामला ये आ जाएगा कि तुम कश्मीर को भूल जाओगे। कश्मीर तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। उससे बड़े इश्यूज बिल्टअप हो जाएंगे, तुम्हें वहाँ से फौज निकालनी पड़ जाएगी, ये लेवल आ जाएगा। और अगर तुमने वहाँ से फौज निकाल ली तो कश्मीर की जो पूरी की पूरी सिनेरियो है बना हुआ, इतने सालों का ट्रेन सिनेरियो जो है वो एकदम कब्जा कर लेंगे। फिर तुम क्या करोगे? इतनी खौफनाक, मतलब खुद सोचे ना कि अब इंडिया के गली गली में जब वार शुरू हो जाएगी, 22-23 करोड़ मुसलमानों से अब लड़ना शुरू हो जाएगा, तो फौज तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो 7 लाख फौज तो वहां से निकलेगी। जब वो निकलेगी तो पीछे है कौन? पीछे तो मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोई ऐसी कुव्वत है इंडिया के अंदर? जो वाइसेस हैं, जो ये जैसे ऐसी वाइसेस हैं, इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये उसको ओवरकम कर सके? बहुत मुश्किल। उसकी वजह ये है कि 1915 से ये चला आ रहा है। 1920 में पहली दफा जो थी, ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं अपने गोल की। अब ये ना जब ये सतह आ जाए ना, फिर वो जो उसकी कहानी लिखते हैं ना उसकी क्रूसेड्स की, सलीबी जंगों, आप देखें 12 सलीबी जंगें हुई हैं, 400-450 साल लड़ते रहे। और आखिरी जो जंग जिसमें हुआ था वो ये था कि बेल्जियम में एक टीनेजर लड़का था 13 साल का, उसने एक बहुत बड़ी बगी बनाई थी। उस बगी के बाद हज़रत ईसा की तस्वीरें, बी मरियम की तस्वीरें, उसके बाद और लोगों की तस्वीरें, जाके तस्वीरें लगाई थी फरिश्तों की, सेंट पीटर की, और उसने कहा था कि बूढ़े हार गए हैं, हम जाके तो लड़ेंगे। तो टीनेज लड़के 4 लाख उसने इकट्ठे किए थे, नॉर्वे से, बेल्जियम से, स्वीडन से, फ्रांस से सारे, और ये सारे जाके माल्टा पहुंचे थे कि हम माल्टा से क्रॉस करके जाएंगे फ़लस्तीन और हम जाके चर्च लेंगे। माल्टा में मौसम इतना गर्म था, वो ठहर रहने वाले वहाँ के आधे तो 2 लाख वहीं मर गए और आधे वो बचे अगवा हो गए, पता नहीं किस कदर गए। का 4 लाख माल्टा के बाद उनका, उसके बाद फिर वो बैठी। ये बन जाती है चीज़ें, क्योंकि होता यह है कि हर बंदे ने स्वर्ग में जाना होता है, हर बंदे ने जाके तो सबको, उनको तो कहा तो ये गया है ना कि अभी जिस वक्त जंग शुरू होगी मुसलमानों के साथ, तो एकदम हिमालय से शिव नीचे उतर आएगा, उसके पीछे पीछे ब्रह्मा आएगा, उसके साथ साथ ईश्वर कुछ और लोगों को फोर्सों को भेजेगा। इसको मजहबी जंग के तौर पे तैयार कर रहा है, मजहबी जंग, है मजहबी, उसकी तैयारी हो चुकी हुई है, मुकम्मल आ चुके हैं। और ये चीज है इस मजहबी जंग। और आप कभी उनकी तकरीरें सुने ना, तकरीरें हैं। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो रूप आजकल जो हरा हुआ है, वो भी उसी तरह का कहने पे किया हुआ है, उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई। वो जो क्या नाम था, सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कितनी अजीबोगरीब बात की थी कि मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स, मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल्स। ये इस जहाँ पर सिर्फ इक्वल्स एक ही हैं और उसको हिंदू होना चाहिए। और अब वो कहते हैं कि अब हम कोई भी मुसलमान हो, किसी ये
अप्रिशिएटने वाले नहीं है, खा वो हमारी नस्ल का राजपूत हो, खा कुछ हो, वो खालिसतन जो है वो हमारे उसमें अब हम उसको कत्ल कर देंगे। और दूसरी बात यह है, वो ये कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कन्वर्जन का। आपने देखा होगा कि इतने मुसलमान हिंदू हो गए, तो इतने वो हो गए, इतने और हुए भी हैं 2-4 जो थे शोर मचाने वाले, दो तीन ही हुए हैं ऐसे। लेकिन उसको प्रोपेगेंड इस तरीके से किया जा रहा है, किया जाता है कि जैसे वो, लेकिन खौफ की बुनियाद पर भी। मैं अभी कुवैत एयरपोर्ट पे था, तो हिंदू इंडिया दिल्ली की थी, तो उसमें बहुत सारे हिंदू बच्चे जो है ना मेरे पास आके, सारे मुसलमान बच्चे जो थे इंडिया के, मेरे पास आके बैठ के बातें करता, कहते हैं खौफ बहुत ज़्यादा है। हर एक को अंदाज़ा नहीं कि क्या होने वाला है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वजह सारी ये है कि फौज तो नहीं है कि यूनिफॉर्म पहनती है, पुलिस भी नहीं है कि यूनिफॉर्म पहनती है। अचानक एक घर से उठे RSS, नई दिल्ली में जो फसादात पिछले साल हुए, क्या हुआ है वही, और सबसे बड़ी जो है वो एक साथ रहने वाले हैं। उसके इस जो वाशिंगटन पोस्ट की खौफनाक रिपोर्ट ये थी कि वो एक पादरी के घर में घुसे हैं RSS वाले लोग, उन्होंने उसको मारा है, उसके बच्चों को मारा है, उसको बेहोश किया है। उसके बाद उसने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने बड़ा इस चीज़ का दर्ज किया कि चूंकि इस जगह पर रिलीजन की तब्दीली जुर्म है, तुम तबलीग करते थे लोगों को ईसाई बनाने के लिए, उल्टा मुकदमा उस पर कर दिया। यानी रिलीजन की इसको तकरीबन 80% स्टेट्स में मजहब तब्दीली मना हो चुकी हुई है, कानून पास हो चुका है कि कोई अपना मजहब, यानी वो हिंदू हो सकता है, वापस जा सकता है, वो कहते हैं वो घर वापसी है, लेकिन हिंदू से क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, जैन नहीं हो सकता, बुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आप खुद सोचें कि कितना जालिम ये लोग हैं कि बुद्ध पैदा हुआ गया में, सारनाथ में उसने पहला लेक्चर दिया। सारनाथ है 12 या 13 किलोमीटर दूर बनारस से, ठीक, और बनारस में आप खुद सोचें कि इस वक्त कितने बुद्ध होंगे, 370 या 400 के करीब टोटल। वैनिश कर दिया, पूरा मजहब वैनिश कर दिया। ये जो सोमनाथ जिसकी हम बातें करते हैं कि महमूद गजनी ने कहा था, तो रवीला थापर ने स्टडी की, उसने कहा जेन्स आए थे और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तबाह बर्बाद किया था और उसके ऊपर महावीर का परचम लहराया था। ये महमूद गजनवी के आने से कम 150 साल पहले मंदिर गिर चुका था। लेकिन हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि जी जाके मंदिर, वो अंग्रेज ने सारे दुश्मनी पैदा कर, उसकी किताब है मेरे थापर की सोमनाथ, उसने कहा कोई मंदिर एग्जिस्ट ही नहीं करता था वहां पर जब महमूद गजनवी आया। अंग्रेज ने एक नफरत पैदा करने के लिए हिंदू मुसलमान के, उसको कहा गया, और नसीम जाजी ने बुद्ध शिकन बना दिया उसको। हमारे यहाँ तो जो अंग्रेज पढ़ा गया हमने उसको चला दिया। कोई मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता था वहां पर। देखे ना, यही तो हम कहते हैं कि रस्ते में इतने आए मंदिर, उसने किसी को नहीं गिराया। फिर हम तोजी करते हैं उसके अंदर सोना था, तो उसके अंदर ये था, उसका फलां था, कुछ भी नहीं था। तो महावीर का झंडा उसके 150 साल आने से पहले उसमें लहरा दिया गया था। और वो कितनी जंगें होती थी, ये सारे के सारे राजे आपस में जिस तरह की जंगें किया करते थे, ये कहानियां जितनी भी बनी हुई हैं, वो मजहबी कहानियां हैं। अब ये रामचंद्र तो अब बेसिकली तो एक मजहबी कहानी है ना, अवतार में से आता है ना। श्रीलंका से वो रावण उठ के आया था और उसके बाद ये जंग हुई थी, ये अयोध्या में था, ये सारे, और फिर कौरव पांडव की आप जंगों को पढ़े आपने सारे, महाभारत के भी आप पढ़े, तो आप हैरान होगा कि ये पूरे इलाके के और को काम ही नहीं था, खाना पीना सोना जंग करना, और जंग करते करते पूरे के पूरे बरसगीर को उन्होंने बदअमनी की एक पूरी लहर में गिरफ्तार कर दिया था। अब वो वापस लगता है कौरव पांडव जो है ना दोबारा, लेकिन इस वक्त मुसलमान मुकाबले में मुसलमान साहब 24 करोड़ मुसलमान है। इतना सा था वियतनाम, अमेरिका उसको कुछ नहीं कर सकता, हालांकि मजहबी जंग नहीं थी, होमलैंड की जंग थी। जहां तो जो भी मुसलमान है कम से कम उसको इतना तो इत्मीनान है कि काफर के हाथ से मरेगा या काफर को मारेगा, क्योंकि उसको ये तो पता है कि कल को वैसे मार देंगे। वही बच्चे मुझे यही कह रहे थे, उसने कहा हमें इतना इत्मीनान जरूर होगा कि जिसके हाथ से मरेंगे वो मुसलमान नहीं होगा और जिसको मारेंगे वो मुसलमान। चलिए, अल्लाह ताला खैर रखे, देखते हैं क्या मामला किस तरफ जाते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और जो इस वक्त महाज़े जंग बना हुआ है और जो अफरा तफरी का आलम है वो है काज़किस्तान। आखिर मामला है क्या, बिहाइंड द सीन चीज़ें चल क्या रही हैं, इसका करेंगे जिक्र ब्रेक के बाद।